जय हिंद। आज मैग्नेटिज्म के इस सेकंड लेक्चर में आज हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। कहता है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, माने दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या है सर? अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि अट्रैक्टिव कब होगा और रिपल्सिव कब होगा। सिंपल समझिए, किसी मैग्नेट के या दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। किन्हीं दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाले फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा अट्रैक्टिव किस कंडीशन में होगा, रिपल्सिव किस कंडीशन में होगा। तो चार्ल्स कूलम ने मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड उन्होंने दो नियम दिया। पहले नियम में उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स के नेचर के बारे में बतलाया और दूसरे नियम में उन्होंने मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाया। उन्होंने पहले नियम में कहा कि जो लाइक पोल होते हैं, माने एक समान पोल, माने एक जैसा पोल, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो असमान पोल होते हैं, मतलब अनलाइक पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। जैसे हमारा क्या है, लाइक पोल कहने का मतलब ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल, ये लाइक पोल कहलाए। तो ये दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उसी तरह ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। माने ये जो है लाइक पोल है, क्या है? लाइक पोल। माने लाइक पोल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? रिपल्सिव। लेकिन जो अनलाइक पोल होता है सर, एक नॉर्थ ले लिए, दूसरा साउथ ले लिए, तो इन दोनों के बीच आपका क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। माने अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। माने फोर्स का जो नेचर होता है वो आपका क्या होता है सर? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो समझ गए? तो कूलम्स का पहला नियम क्या है? चार्ल्स कूलम का पहला नियम जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में है, उन्होंने कहा कि जो लाइक पोल है, माने एक समान पोल, वो एक दूसरे को आपका क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन जो अनलाइक पोल होते हैं, असमान पोल होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं सर? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये पहला नियम आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। उन्होंने दूसरे नियम में आपका क्या है? मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाया। उन्होंने दूसरे नियम में मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि जैसे मान लो दो मैग्नेटिक पोल है, ये मैग्नेटिक पोल है, दूसरा मैग्नेटिक पोल है, दोनों के बीच की दूरी सर आपका d मीटर है। कितना है? और एक का पोल स्ट्रेंथ m1 है, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ m2 है। दो मैग्नेटिक पोल हम मान ले रहे हैं, एक का स्ट्रेंथ m1 है, दूसरे का स्ट्रेंथ m2 है, और दोनों एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर है। लेकिन ये आपका नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है, ये नॉर्थ पोल भी हो सकता है, साउथ पोल भी हो सकता है। माने ये आपका नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, ये नॉर्थ साउथ भी हो सकता है। लेकिन हम सिंपल यहाँ क्या मान रहे हैं कि ये एक मैग्नेटिक पोल है जिसका स्ट्रेंथ m1 है, ये दूसरा मैग्नेटिक पोल है जिसका स्ट्रेंथ आपका m2 है। तो चार्ल्स कूलम ने दूसरा नियम में क्या कहा कि किन्हीं दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला फोर्स, the force acting between two magnetic poles is directly proportional to product of their pole strength. The force acting between two magnetic pole is directly proportional to product of their pole strength. माने F is directly proportional to m1 into m2. चार्ल्स कूलम का ये दूसरा नियम क्या कह रहा है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी कह सकते हो। द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर पोल स्ट्रेंथ। क्लियर? तो इसको हम पहला कह सकते हैं। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of the distance between them।
and inversely proportional to a square of the distance between them। तो कूलम्ब्स का दूसरा नियम क्या कहला गया सर कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं सर, दोनों एक्सप्रेशन को हम समराइज कर सकते हैं। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बटा क्या हो जाएगा d²। माने दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या है, दोनों के पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, एफ इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो इसके बदले कांस्टेंट देते हैं के m1 इंटू m2 अपॉन d²। तो हमारा k क्या है, k क्या है सर, कांस्टेंट है। k हमारा क्या है, कांस्टेंट। हुज वैल्यू माने k का वैल्यू जो है वो सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक पोल कहाँ रखा हुआ है। माने k का वैल्यू जो है वो सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करता है कि आपका मैग्नेटिक पोल कहाँ प्लेस्ड है। साथ ही साथ ये सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है कि हम फोर्स को किस यूनिट में मेजर करते हैं। तो हमारा क्या है, ये साइज सिस्टम में आपका सर ये साइज सिस्टम में k का वैल्यू होता है 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर। कितना होता है, ए साइज सिस्टम में हम k का वैल्यू लेते हैं 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो हमारा क्या है सर, फोर्स का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 अपॉन d²। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल। माने दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का ये मैग्नीट्यूड है। अब आपको मैं बता दूं कि म्यू नॉट क्या है सर। म्यू नॉट आपका क्या है, म्यू नॉट को बोला जाता है एब्सोलूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। म्यू नॉट को बोला जाता है एब्सोलूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। एब्सोलूट कहने का मतलब है इसका जो वैल्यू है वो अपने आप में पूर्ण है, ये किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। ये वैल्यू जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। उसी प्रकार है हमारा जो म्यू आर है, इसको बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। माने मैग्नेटिक पोल जिस मीडियम में प्लेस है उसका आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी है सर। तो हम देख लिए कि किन्हीं दो मैग्नेटिक पोल के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो क्या है सर, F इज इक्वल टू 1/4 पाई म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d², वेयर m1 एंड m2 आर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू मैग्नेटिक पोल्स एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। और ये जो म्यू नॉट देख रहे हो, म्यू नॉट को बोला जा रहा है एब्सोलूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और म्यू आर को बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, माने जिस मीडियम में मैग्नेटिक पोल्स आपका प्लेस्ड है। क्लियर। तो आपको मैं बता दूं आपका सर, यहाँ से आपको मैं बता दूं कि देखो यदि फॉर एयर म्यू आर इज इक्वल टू 1, माने एयर के लिए 1 लिया जाता है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ एयर, माने जब मैग्नेटिक पोल एयर में रखा रहे तब हमारा फोर्स कितना लगेगा 1/4 पाई म्यू नॉट, चूँकि म्यू आर का वैल्यू एयर के लिए कितना हो जाएगा 1 इंटू m1 इंटू m2 अपॉन d²। आपने तो यहाँ एयर हटा सकते हैं, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं फॉर एयर के लिए हो जाएगा
इन मीडियम एक्सेप्ट एयर माने एयर को छोड़कर, तो किसी भी मीडियम में एयर को छोड़कर म्यू आर का परमिएबिलिटी 1 नहीं होता है। और मीडियम में आप कैसे लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई म्यू नोट इंटू म्यू आर M1 इंटू M2 अपॉन डी स्क्वायर। माने किसी मीडियम में हो गया एयर को छोड़कर, इन मीडियम। क्लियर। तो ये हो गया सर आपका मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बारे में स्पेशल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, म्यू नॉट और म्यू आर के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। यहाँ अभी समझिए एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आपका जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप बुक का भी सहारा लेंगे, बुक भी पढ़िएगा तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि बिना बुक पढ़े आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर्स लोग भी जो होते हैं वो बुक पढ़ते हैं, वो पढ़ाने के लिए बुक पढ़ते हैं। इसलिए आप भी पढ़िए, बिना पढ़े आप इंजीनियर नहीं बनेंगे। इसलिए बुक पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। बुक को अपना दोस्त बनाइए। गूगल हमको सहारा दे सकता है, गूगल से हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन गूगल ही हमारा गुरु नहीं हो सकता है। सब कुछ गूगल नहीं है। इसलिए किताब खरीदना अत्यंत आवश्यक है और किताब अपने पास में रखिए, किताब को पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो सर आप मैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप समझ गए। आइए अब हम चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। चलो अब हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहता है किसी मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। क्यों मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं सर? क्योंकि उस फील्ड में जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है या किसी दूसरे मैग्नेटिक पोल को लाया जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। कहता है द एरिया अराउंड ए मैग्नेट द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन which when another magnetic material is placed or magnetic poles are placed then it experience a force। तब क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। माने किसी मैग्नेट के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ किसी मैग्नेटिक मटेरियल को लाया जाता है या मैग्नेटिक पोल्स को लाया जाता है तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। उसी क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं सर। हाँ, तो किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइन्स। इमेजिनरी लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इमेजिनरी लाइन्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और उस इमेजिनरी लाइन को, उस काल्पनिक रेखाएं को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं सर? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स माने किसी मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इमेजिनरी लाइन से। और उसी इमेजिनरी लाइन्स को हम मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। तो ये मान लो कि हमारा नॉर्थ पोल है और ये मान लो हमारा साउथ पोल है। क्लियर? तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है हम उसको मैग्नेटिक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? इमेजिनरी लाइन से। माने ये जो मैग्नेट है ना सर, इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है हम उसको इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देख लो इधर, पहले हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने इमेजिनरी लाइन से दिखा दिया।
तो ये आपका क्या हो गया, देखो हम इसका डायरेक्शन दिखा देते हैं थोड़ा सा, अभी मैं बताऊंगा इसका प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या प्रॉपर्टी है। हाँ, ये आपका मैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। कहता है किसी मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस इमेजिनरी लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन ये जो इमेजिनरी लाइंस है इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो इमेजिनरी लाइंस है इसका प्रॉपर्टी क्या है। कहता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, माने ये जो इमेजिनरी लाइंस हम दिखाए हैं किसी मैग्नेट के चारों ओर के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी मैग्नेट के चारों ओर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया है। तो इसी इमेजिनरी लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है? इसका प्रॉपर्टी कहता है सर कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से इमिट होता है। किससे इमिट होता है? नॉर्थ पोल से इमिट होता है। माने जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो किसी मैग्नेट से इमिट होता है वो नॉर्थ पोल से इमिट होता है। कहाँ से इमिट होता है? नॉर्थ पोल से। एंड इंटर इनटू साउथ पोल, और इंटर कहाँ करता है सर? साउथ पोल में इंटर करता है। माने मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से इमिट होता है और साउथ पोल में इंटर करता है। कहाँ इंटर करता है? साउथ पोल में इंटर करता है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। माने मैग्नेट के बाहर, इन आउटसाइड द मैग्नेट, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। माने द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। माने आपका मैग्नेट के अंदर क्या है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। माने मैग्नेट के अंदर उसका जो डायरेक्शन है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है, लेकिन मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपका क्या होता है सर? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है। क्लियर? तो हमने दो नियम अभी जान गया। तीसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि आपका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट माने इस पर जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतलाता है। द टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. The tangent on magnetic lines of force give the direction of magnetic field. किसका डायरेक्शन देता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम क्या कहता है? टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। माने दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कट आपका नहीं करता है। सर क्यों नहीं कट करता है? आप जानते हैं, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर सिर्फ एक और एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। माने कोई कर्व है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे वृत्त के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा, मतलब एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो आपका वृत्त क्या है? कर्व ना है सर। तो किसी कर्व के किसी एक पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी आपका क्या है सर? एक कर्व के रूप में होता है। तो दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यदि एक दूसरे को कट करेगा तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट ना हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल है। माने पॉसिबल, एक पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को आपका क्या है सर? कट नहीं करता है। ये चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम क्या कहता है कि जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे के क्लोज होता है, माने काफ़ी नज़दीक होता है, वहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। माने वहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स काफ़ी मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन जहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे से स्पेस्ड आउट होता है, माने अलग अलग होता है, माने ज़्यादा आपका फैला में हुआ रहता है, माने एक दूसरे से अलग अलग रहता है, वहाँ मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वहाँ क्या होता है? वीक होता है। ये इसका पांचवा नियम था। तो उम्मीद करता हूँ
कि आप मैग्नेटिक फील्ड भी समझ गए होंगे। मैग्नेटिक फील्ड मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी इमेजिनरी लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोला जाता है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेट के नॉर्थ पोल से इमिट होता है और साउथ पोल में इंटर करता है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन है मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता है। क्लियर। और इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर जो टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को काट नहीं करता है। फिर हमने बतलाया कि आपका क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ एक दूसरे से नज़दीक होता है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ स्ट्रांग होता है, और जहाँ अलग अलग होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है सर? वीक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ बुक भी पढ़ेंगे, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। उस दोनों के बारे में हम बढ़िया से बताएंगे। और थोड़ा सा यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि ये चैनल जो है सिर्फ़ और सिर्फ विद्यार्थी के हेल्प के लिए हमने बनाया है, ताकि मैं अपने तरफ से कुछ विद्यार्थियों को मदद कर पाऊँ जो पैसों के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।